बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीतपुर रिपोर्टर्स बेंच काफ़ी दिन के वक्फे के बाद आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। यार 2 दिन के वक्फे के बाद। और जब 2 दिन भी हो 3 दिन भी हो, आप तो गायब थे ना बीच में। परसों में था ना इधर परसों। अच्छा, हाँ 2 दिन पहले वो वहाँ किया था। फिर सुहेल साहब नहीं थे? हाँ सोहेल साहब भी थे। सुहेल साहब भी फरार हो गए थे। नहीं नहीं थे। आप देखें उन्होंने आपके इंट्रो में टोका कैसे नहीं ये ना कहा करें ना आप, वो काफी 2 दिनों के वक्फे के और ऐसा बाद क्या- लोगों से अच्छा चलो घंटा भी मुलाकात रही हो तो लगता है कई दिन हाँ, मुलाकात ये हुई। बात सही है। अच्छा नाज़रीन, मुलाकात तो आज आपसे खैर हो गई। और चीज़ ये है कि अहीनी बेंच हाँ। आज एक हफ्ता हो गया सुहेल साहब, 7 दिन हो गए हैं अहीनी बेंच को नॉमिनेट हुए हुए, लेकिन अभी तक ना उनकी कमेटी का कोई इजलास हुआ है और ना ही ये इजलास हो सका कि उन्होंने 7 जजों में से बेंच 7 रुकनी बनाना है कि 5 बनाना है, अभी तक इसका भी नहीं पता। और केसेस कौन से लगाने हैं अभी तक ये भी नहीं पता। और इस हफ्ते में अभी जो लिस्ट जारी हुई हुई है उसके मुताबिक वो सारे आईनी बेंच इधर ही हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बंदा शहर से बाहर हो या कोई बंदा मुल्क से बाहर हो, लेकिन वो सारे इकट्ठे बैठ के सुन भी नहीं रहे। आज बल्कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास टैक्स का एक केस था, उसमें टैक्स के किसी एक शिक की ना टैक्स लॉ के किसी एक शिक की इंटरप्रटेशन थी। तो वो आयशा मलिक साहिबा जो आईनी बेंच की मेंबर भी हैं या नॉमिनेटेड जज हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उनको बेंच में शामिल किया जाता है या नहीं, लेकिन वो नॉमिनेटेड ज़रूर हैं। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा इसमें तो इंटरप्रटेशन इन्वॉल्व है तो ये मामला आईनी बेंच के पास जाएगा, ये हम नहीं सुन सकते। मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी क्या हम जो बैठे हैं हम गहरा ही नहीं है। अच्छा सुहेल साहब, ये बात तो चली हो गई, एक अर्ज़ाए मजाक उन्होंने कहा। जो असल चीज़ जो उन्होंने ख़तरे की घंटी बजाई ना राय साहब, उठाया जो वो ये था कि अगर हम इसका फैसला कर दें हाँ ये बेंच, ये तो हमें रोक कौन सकता है? ये अच्छा उसके अगेंस्ट कर भी कोई कुछ नहीं सकता। मैक्सिमम आएगा तो रिव्यू आएगा कि आप सुन नहीं सकते थे, और रिव्यू में भी कह दें हाँ जी हम सुन सकते थे, कि ये तो हतमी तौर पर डिसाइड हो गया। अभी बहुत सी तशरीहात तो नहीं है ना। मसला पता है क्या है, इस वक्त जो आज ये बेंच बैठा हुआ था इन्होंने भी ओथ क्या लिया हुआ है कि हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। इट मीन्स के आइन के मुताबिक फैसला करना इस बेंच का, इन जजेस का इख्तियार स्टिल है। और वो अपने हल्फ के मुताबिक, अगर आज केस लगा भी उनके सामने हुआ था, काज लिस्ट में मौजूद था, वो उस पे एज जज बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट, वो उसको डिसमिस भी कर सकते थे, उसको एक्सेप्ट भी कर सकते थे। यस, जैसा एनएलसी का केस उन्होंने डिसमिस जी। किया था। तो वो ये उसी दोनों तरह। बातें कर सकते थे। तो उन्होंने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया है, और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि भाई हम कर दें तो कौन रोक सकता है। अब इस सवाल के साथ ना आप काफ़ी सारे और ना कांटेबाजियाँ लटका सकते हैं कि अब कौन तय करेगा कि कौन सा केस आईनी बेंच के पास जाएगा, कौन सा इसके पास रहेगा। क्या पहले से मौजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी या आईनी बेंच वाली कमेटी या फिर रजिस्ट्रार। कहा कि आर्टिकल 2A का हवाला देके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसला करेगी कि कौन से केसेस जो है कौन सा वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। अब 2 कमेटियां हैं ना। नहीं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली तो एक है ना, एक ही है वो। चीफ साहब मंसूर अली शाह साहब ने ये बात की ना आज। दूसरी कमेटी जो है वो ये डिसाइड करेगी जो हमारे पास केस आए हैं ये हमारे बनते भी हैं कि नहीं। तो बात यही है ना। फटा यही पड़ेगा अब ना। आप रुकें इस पे, आप दोनों इस पे कायम है कि जो पहले से कायम प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी है जस्टिस मंसूर अली शाह वाली, ठीक है, वो फैसला करेगी। उसमें अगर चीफ जस्टिस यही आफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह 2-1 से सारे केसेस अपने पास रखना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये तो हम भी सुन सकते हैं, तो जस्टिस मीनुद्दीन खान जाके कहीं चैलेंज करेंगे इन फैसलों को, किधर जाएंगे वो? कोई कहीं चैलेंज नहीं करेंगे, वो चैलेंज नहीं करेंगे भाई। हैं? वो फिर वही तो इसलिए तो भाई केस सुन रहे हैं आईनी केसेस के ऊपर पहला फैसला करना सादा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को देना, पहला तो ये ब्लंडर है ना। हाँ कि जी आप तय करें। आप वो मखसूस लिस्टों वाले केस को कह देते हैं बिलफर्ज कि ये केस हमारा ही बनता है जी, आपका क्या, ये तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है, आप जाए 184(3) देखें तो हम इसको लगा रहे हैं उधर ही। तो क्या होगा, वो तो बैठेंगे उसके ऊपर, फिर वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। 184(3) का केस तो नहीं था ना वो। ज्यादा से ज्यादा 2 जो एक बहुत लोगों की गलत ना। फहमी है ना कि जी वो देखें 184(3) था तो आईनी मामला, अब वो मखसूस नशिस्तों का उधर चला जाएगा। भाई वो 184(3) नहीं था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील, वो 184(3) का केस नहीं था। 184(3) का नहीं था, लेकिन आर्टिकल 51 की तशरीह थी, उसमें वो एक रूल स्ट्राइक डाउन इन्होंने किया, तो ये चीज़ें थी। इसको वैसे उन्होंने कवर दे के स्पेसिफिक, क्योंकि ये तरमीम वालों के दिमाग में एक ये केस था। यार असल में जुल्करनैन साहब पता है क्या जी, जिस वक्त ये 26वीं यानी तरमीम जिन शायद दिमागों ने बनाई थी ना, वो हमारे एक दोस्त हैं, वो मैकेनिक कहते हैं इन्हें,
अच्छा। वो मैकेनिक कहते हैं, शायद दिमाग नहीं कहते। जिन मैकेनिकों ने ये बनाई थी ना, उनकी नज़र में कुछ और था। उनकी नज़र में ये था जी कि हम ये बना रहे हैं तो वो 2 जजेस रिटायर्ड हो जाएंगे तो फिर फलां 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 फलां। ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से इन्हें ये आए रोज़ यहाँ पर सवाल उठते। आपको याद होगा कि अभी 26वीं आईनी तरमीम आई ही नहीं थी, तो उस वक्त जस्टिस मंसूर शाह ने भी क्या क्या लगाए थे इस तरमीम पर कि ये इसका मतलब कौन फैसला करेगा कि ये बेंच ये केस आईनी बेंच के पास जाएगा या रेगुलर बेंच। अच्छा, फिर उन्होंने आज इस तरह कहा कि क्या हम आईनी नहीं है, उन्होंने ये भी सवाल उठाया। जिस तरह सोहेल साहब ने कहा कि उन्होंने आइन का हल्फ उठाकर वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने तो आइन की तशरीह कर रही है या ना। तो ओथ में ये आप पहले तरमीम दिन की से ही जाती फटा सारे पड़ा जजेस हुआ है की। यार। हाँ, पहले दिन से ही फटा पड़ा हुआ है ओथ ये। में तरमीम की जाती है, ये कह दिया जाता है कि जनाब ये जो है ना जजेस ये ना अहल हैं फलां केस सुनने के लिए, वो प्रॉपर लिखा ही जाता है। अच्छा, फिर बड़ी चीज़ ये है ना, सिंध हाई कोर्ट में सारे जजेस, अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान जितने हैं ना, वो खड़े हो गए हैं जी कि हमारे सारे जजों को आप डिक्लेयर करें और उसकी वजह वरना फटा बनेगा। ठीक उसकी है, नहीं फटा की मैं आपको वजह बताता हूँ। हाई कोर्ट में नाज़रीन क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, आप 22A के तहत जाते हैं पहले सेशन जज के पास, वो आपकी दरख्वास्त डिसमिस कर देता है, फिर उसके खिलाफ अपील लाई नहीं करती लॉ में, आपने रिट में जाना होता है हाई कोर्ट में। आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, आप रिट में हाई कोर्ट जाएंगे, आपका कोई जेन्युइन काम है, किसी सरकारी इदारे से आपका कोई ग्रीवियंस है, आप रिट में जाते हैं, अपील में नहीं जाते होते। अपील सिर्फ आती है क्रिमिनल केस में। एक और मुझे आज एक बड़े सीनियर वकील हैं सोहेल साहब, नैब में भी बड़े काला अहदे के ऊपर रहे हैं, उन्होंने मुझे बड़ा टेक्निकल नुक्ता बताया। वो कहते हैं कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं एक CA होती है जिसको लिखा जाता है सिविल अपील नंबर फलां फलां फलां, एक होती है CP, एक होती है CPLA। जो सिविल पिटीशन है या सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील है, यानी कि वो कहते हैं कि जो अपील हाई कोर्ट के मर्डर के खिलाफ भी, ट्रायल के खिलाफ भी ऊपर आई है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो CPLA होगी कि लीव टू अपील, कि इसको लीव ग्रांट करें, मंजूर करें ताकि ये अपील का दर्जा इसको मिले। वो जनरली वो कहते हैं वो लॉ के मुताबिक अपील नहीं होती, भले वो आर्टिकल 185(3) के तहत 185 के तहत आई होती है, लेकिन टेक्निकली वो 184(3) होती है। उन्होंने कहा वो ऐसे कि जब कानून में अपील नहीं दी गई तो आप आईनी जुरिस्डिक्शन में जाते हैं, आप हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 184(3) में नहीं आ सकते, इसलिए लिखा 185 जाता है। तो कहते हैं मुझे बताओ वो अपीलें कहाँ जाएंगी। तो मैंने कहा अगर मैंने उनसे एक सवाल और पूछ लिया, मैंने कहा मुझे क्रॉस क्वेश्चन में ये बता दें, अगर एक बंदा आके ये कहता है जी मुझे आर्टिकल 10(A) के तहत आइन की तहत फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो वो उसका आइन ही आके कहते हैं, मैंने कहा वो अपील कहाँ जाएगी। तो वो भी कंफ्यूज हो गए, कहते यार मैं अब क्या बताऊँ किधर जाएगी। मैं कहा जी ये रजिस्ट्रार को भी नहीं पता कि कहाँ अब एक और जाएगी। मसला है ना, अब एक और मसला है। मसला ये है जी कि पंजाब अब पता चला अपील कहाँ जाएगी, कितना वैलिड क्वेश्चन। पंजाब असम्बली ने जो हम पहले से उठा रहे हैं। पंजाब असम्बली ने अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के लिए, आईनी बेंच के लिए अभी तक कोई वो करारदाद पास नहीं की। अब सुनने में ये आ रहा है जी कि पंजाब असम्बली ने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने इसलिए नहीं किया। आप वो शायद कर दें, मैं उसकी वजह आपको बताऊं। आज जैसे शाहिद करीम साहब नाज़रीन जो एक 1.5 साल से बेचारे हम सुन रहे हैं कि स्मोक के खिलाफ केस सुन रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब कितने स्मोक वाले केस में कि आपने स्कूल तो बंद कर दिए, कंस्ट्रक्शन जगह जगह हो रही है, धूल उठ रही है, इसको आपने क्यों नहीं बंद करवाया। उन्होंने कहा जी वो चीफ सेक्रेटरी साहब तो जिनेवा गए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा तो एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी कौन है, सीनियर कौन है उनके पास, डिप्टी शिप्टी एडिशनल जिसके पास चार्ज है, वो कहें जी अरे वो भी नहीं है जी। तो फिर उन्होंने कहा यार सुबह चल कैसे रहा है, ना चीफ एग्जेक्टिव है, ना चीफ सेक्रेटरी है, ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, कोई यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो सुबह कैसे चल रही है। अब जब इस किस्म की चीज़ें 199 में होंगी ना, अब फिर करारदाद आएगी कि जी आईनी बेंच बनाया जाए। मैं कह रहा था ना वो इशू क्या वो उठा रहे हो स्मोक, मैं सुन और जैसे हर बंदा मुतासिर पंजाब गवर्नमेंट खुद कह रही है, अब तो बल्कि आर्टिकल 9 के तहत वो भी आ गया कि साफ सुथरा एनवायरनमेंट देना। सुनने में ये आ रहा है जी, असरात मलिक साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की है कि वहाँ पर पंजाब हुकूमत जो है वो जजेस को नाराज़ नहीं करना चाहती और वो इस तरह की करारदाद पास नहीं करेगी वहाँ पर। और इस वक्त किसी जज को भी नाराज नहीं किया जाएगा। वजह पता है क्या है, इस वक्त हाई कोर्ट्स में मामला पेंडिंग इसलिए रखे जाएंगे कि ऊपर एक इधर आपने ना एक लॉलीपॉप लटका दिया कि 17 जज हमने लाने हैं। अब पूरी सारी हाई कोर्ट्स के जजेस ना कोशिश में है, कुछ इस कोशिश में कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, कुछ इस कोशिश में है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाए, मैं चीफ जस्टिस बनूं। तो इस तरह की लॉबिंग शुरू हो चुकी हैं। वो इस सिचुएशन को गवर्नमेंट ज़्यादा देर बरकरार रखना चाहती है ताकि इस दौरान कोई भी PTI को रिलीफ दे दे। वो सोचे कि जनाब क्या है, मैं अब किसी स्पेसिफिक केस की तरफ नहीं जाना चाहता, तो ही अदालत लग जाएगी। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस का रिटर्न ऑर्डर आज 3-4 दिन से नहीं आया। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आप देखें अगर तो मामलात रुके हुए हैं। ठीक है, मामलात रुके वो तो आया ना, वो नूरीन नियाज़ी वाली एप्लीकेशन का दरख्वास्त का, वो जिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने आज दिया है वो। ठीक है,
तो वो उस हवाले से आप ये चीज़ें नोट करेंगे, ये गवर्नमेंट को फेवर कर रही हैं। अब वो हाई कोर्ट के जजेस को इनएबिलिटी क्लियर कर देंगे, साथ इतनी सारी नशिस्तें खाली कर दी हैं और इनको एक साथ कभी नहीं भरा जाएगा। हाँ जी ऐसा ही अभी एक जज के एवन लिए के- कमीशन का इजलास हो जाएगा, महीने बाद एक को ले आएंगे। कानून फिर- साजी करने वाले ने खुद कहा जी 34 से कभी भी पूरी नहीं होनी, हम कह रहे हैं जितनी आपने करनी है कर लें, फिर आप लिमिट ही थोड़ी रख लें। 2-3 कर लेंगे, आपने 4 ड्रामा कर किया लेंगे, basically। वो जी वो हर कहते हैं जी वक्त कि हर step by वक्त जो है step। ना, ये हाई कोर्ट के सारे जजेस को एक टाफी दिखा दी गई है कि आप इस तरफ भी देखते रहें, आप यहाँ भी आ लेकिन ये सकते टाफी हैं। ज्यादा देर नहीं चल सकती, टाफी बाज़ औक़ात चलेगी खराब भी हो सर, सकती फिलहाल है, ऐसी चलेगी, नहीं है। काफी खराब होते अच्छा टाइम आज पे। एक और चीज अब कीड़े पड़ेंगे इस ट्रैफिक हाँ। और कुछ नहीं हो सकता। आप आज एक और जो केस जस्टिस आमर फारूक की अदालत में लगा, पता है सुल साहब आपको, इंटरनेट की रफ्तार की सुस्त रवि और ट्विटर की बंदिश का। इस केस की वो भी हाँ, सुस्त रवि वैसी ही है। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये केस सब मतलब ना ही समझो जी, मतलब इंटरनेट की रफ्तार से चल रहा है। हाँ मतलब ना समझो। हमद मीर ने जो दरख्वास्त दायर की थी उसका वो 14 नवंबर को हो रही है समात, और जस्टिस आमर फारूक साहब की अदालत में लगा है। और जस्टिस आमर फारूक साहब की अदालत में जो भी केस जाता है, आप समझें कि वो बस उसी की रफ्तार से, चिमटी की रफ्तार से वो सफ़र तय करता है और उसकी समातें होती हैं। अच्छा, एक खबर ये भी सुहेल साहब गर्दिश कर रही है कि जो कुछ जजेस की मीटिंग हुई जिसमें हाई कोर्ट के जजेस भी थे और वो सारे थे, उसमें एक हाई कोर्ट के जज साहब ने कुछ शिकवा किया कि ये जी यूट्यूब पे हमारे खिलाफ बड़ी व्लॉग्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के जज ने तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वालों के खिलाफ कौन करता है ये? नहीं हाँ, यहाँ वो शिकवा काम तो करे किया। ना। यहाँ लोकल कहीं को शिकवा तो करता हो। किया ना। जिनका हमें नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट को हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि जी इस चीज़ें हमारे खिलाफ भी बड़ी होती हैं, तो याया फरीद साहब ने कहा हम ना देखा करें। तो उन्होंने कहा जी वो दोस्त भाई रिश्तेदार वगैरह बच्चे बुच्चे भेज देते होते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। बटनों वाला फोन कट के दिखाया जी, यही उन्होंने आखिरी अपना साहब बटनों ने। वाला फोन निकाल लिया, ये कहते देखो। यार ये इस्तेमाल किया करो मेरी तरफ, छोड़ो तुझे ये तो कम जो ही ना। अच्छा, एक और नाज़रीन, मैं एक चीज़ वजाहत बड़ी ज़रूरी है सुहेल साहब ये करना कि एक बात बड़ी मशहूर की गई है सुप्रीम कोर्ट में पिछले चंद दिनों से कि जब से याया फरीदी साहब आए हैं कि जी बड़ी सख्तियाँ हो रही हैं, बड़ी पाबंदियाँ लग रही हैं, और यहाँ पे यूट्यूबर्स का दाखिला बंद है, फ़लाँ के ऊपर पाबंदी लग गई, फ़लाँ नहीं जाएगा, फ़लाँ जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बिल्कुल। आपको बता रहा हूँ, मेरी आज कुछ मीटिंग हुई है यार। मीटिंग कुछ बातें चीज़ हुई हैं जो हमें कन्वे किया गया सुहेल साहब ऑफिशियली। वो ये कन्वे किया गया कि याया फरीदी साहब ने कहा है कि यार इनको मुकम्मल फैसिलिटेट करें, मीडिया को जो फैसिलिटी वो मांगते हैं उनको दें। अगर वो अपने लिए कोई अलग कॉर्नर, जैसे हमारा ऊपर रूम भी है, बाहर वो डाइस भी बना है जहाँ पे आप देखते हैं मीडिया टॉक्स होती हैं, इसके अलावा अगर वो कोई जगह अपने लिए स्पेसिफाई कराना चाहते हैं जहाँ वो व्लॉग्स कर सकें, कुछ कर सकें, उनको वो भी दे दें। और अब उनके साथ हमारे प्रपोजल मुख्तलिफ चीज़ें अंडर डिस्कशन है, वो जब फाइनल होंगी तब आपको बताऊँगा। लेकिन चीज़ ये है कि याया फरीदी साहब की जानिब से अभी इस वक्त तक कोई पाबंदी नहीं लगाएगी किसी यूट्यूबर पर, किसी जर्नलिस्ट के दाखिले के ऊपर, ना ही कुछ उन्होंने किया। अलबत्ता होता ये है कि जब शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी बड़ी होती है, हाँ हाँ ऐसे अब ही। वो कुछ पुलिस वालों ने उनका नाम इस्तेमाल करके पाबंदियाँ लगा रहे थे कि जी वो जी बस यहाँ पे पाबंदी है, जहाँ पे हम खड़े यहाँ पे भी नहीं खड़े होने दिया जाता। ये पीछे लॉन है जहाँ अक्सर हम वीडियो करते थे, उस लॉन में भी कहा गया था जी पाबंदी है। लेकिन अब जब चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो रही हैं कि याया फरीदी साहब ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो अब वो चीज़ें सेटल डाउन हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े व्लॉग कर रहे हैं, वरना एक का दिन पहले तक शायद हमें यहाँ पे भी खड़े होने की इजाज़त ना होती। तो ये मैंने कहा एक क्लैरिफिकेशन देना बड़ी ज़रूरी है कि उनका नाम इस्तेमाल करके बड़ी कार्रवाइयाँ डल रही हैं और जेन्युइनली वो ये कह रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों के ऊपर पाबंदियाँ ना लगाएं। बहुत अच्छी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, और ये वाकई आपने आपसे पहले भी शेयर वो इस पे हुई है। तो चलें, जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया था या जो चाहते थे कि ये सिलसिला रुक जाए, वो फिर अब ऑब्वियसली उनको बस वो जो एक तस्वीर वाला इशू बना के मामले को इतना फ्लेयर अप कुछ यार लोगों वो की असल तरफ में से वो किया भी गया। ऐसा सच नहीं हुआ था कि तस्वीर वाला कि जी बस उस किसी ने पूछा कि जी मैं आपके साथ तस्वीर बनाना। नहीं नहीं उन्होंने कहा नहीं, मैं- सब ऐसा हाँ। नहीं है। मैंने मौके पे खड़े एक हाँ। दो पुलिस वालों से पूछा था, हाँ, वो कह रहे हैं कि वो मोबाइल निकाला था, तो चीफ साहब ने उसको रोक के पूछा कौन है आप, तो उसने आप क्यों बताया। बना रहे हैं, आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। तो उसके बाद वो आप चले जाएं यहाँ से, फिर वो निकल गया था। तो लेकिन इस बेस पे एसपी तब्दील नहीं हुआ था। हाँ। एसपी की और तब्दीली मामलात की और थे। भी बहुत सारी वजूहत थी। बहुत तो अकेले इस इशू को बना के सारा वो कर दिया गया कि जैसे पता नहीं उन्होंने इस वजह से निकाल दी, और हमारे कुछ साथियों ने इतना फ्लेयर अप कर दिया इशू को। उसी रात उस मामले को उठा दिया जी, देखिए Exactly. बड़ी सख्ती आ गई है जी, ये हो गया वो हो गया। और आज इस तरह वो मीटिंग्स हुई है, मुझे भी कहा गया था लेकिन मैं कहीं बिजी था, जुगनर साहब गए थे, और बाद में बताया गया जी कि ये चीज़ें तय हुई हैं
और फिर ये अभी बताया उनमें गया से कि कुछ ऊपर चीज़ें, हाँ। आप देखिए कोर्ट रूम पहले हम ऊपर भी करते होते थे, और आज भी ये बात वहाँ हुई है कि आप अच्छा, ऐसा भी ऊपर क्योंकि- भी एक खास जगह हम आपको देंगे। अभी वो ठीक है। चीज़ें क्योंकि पाइपलाइन में ना हाँ वो जी। फाइनल हो जाएंगी, अगले मेरे ख्याल है नेक्स्ट वीक के अंदर वो कंप्लीट हो हाँ, जाएगा 2-3 प्रोसेस। दिनों में वो हो जाएगी। तो फिर वो नोटिफाई हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो जो हवा में लोग तीर चला रहे थे सारे वापस आके उन्हीं को लगेंगे, फिर वो अर्तुरुल की तरह और उस्मान की तरह ओ करते साइड भी हो जाएंगे। सुहेल साहब कुछ चीज़ ऐड करना चाहेंगे? बस ही ऐड किया, आज अडेला की खबर आपने मिस की है। वो डाले ना 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज हम्म। 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना थी। 342 की स्टेटमेंट उन्होंने 79 क्वेश्चंस ईच दोनों को दिए हुए हैं, हाँ। और उस पे अब इमरान खान ने कहा है कि 3500 डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ, वो देख के मैं आपको जवाब देता हूँ 14 दिन 14 के। दिन मोहलत मांगी। तो अदालत ने कहा जी कि परसों तक दें, हम्म। तो परसों तक शायद उनको फिर आखिरी 4 सवालों का जवाब मिल जाए, तो उसके बाद फिर मजीद इल्तवा मांगा जाएगा। और आखिरी 4 सवालों में से सवाल नंबर 76 जो है वो इमरान खान खुद अपने वकील को डिक्टेट कराएंगे, और अगर इतना वक्त ना दिया गया तो फिर वो फिलबदी बोलेंगे, और फिर वो अदालत के रीडर को वो सारा लिखना पड़ेगा। वो 76 सवाल वो सवाल है कि आपके खिलाफ ये केस क्यों बनाया गया। बहुत दिलचस्प सवाल है। अच्छा, इसमें वो तो वैसे मैंने पूरा सवाल अच्छा पढ़ा बड़ा नहीं था इंटरेस्टिंग मैंने। चीज़ थी, साइफर में तो सिरे से वो किया ही नहीं गया था, क्या कहते हैं, बयान ही नहीं हुआ था। हाँ, शायद मुल्क रिश्ता खड़े रहो, मेरा बयान तो ले लो, होगी सदा था। हो गए जाओ। इधर केस में तो इमरान खान का बयान नहीं लिया गया, पता है आपको? वो तो हाँ जी। अंदर थे बेचारे, वो बयान देने के लिए आए तो आज सदा होगी, उन्होंने कहा लो जी। तो उस पर ही खान साहब ने कहा था ना उनको मैराथन में अगर जज भागते तो फर्स्ट आते। हाँ, तो अब परसों तक का वक्त दिया गया है, देखें अब परसों मेरा ख्याल है कुछ ही सवालात के जवाब होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे। बुशरा बीबी से भी सवाल किए गए वही, और बड़ा मैंने सवालनामा पढ़ना शुरू किया तो पहली लाइन पढ़ के मैंने पास लिया, थोड़ी देर में मुस्कुराया, फिर मैंने कहा छोड़ो यार जान दो। उन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज़ इन एविडेंस दैट यू रिमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नायब ने शवायद से साबित किया। इमरान खान इस पे जवाब देंगे यकीनन कि यस मैं रहा हूँ, और इसकी खबर चलेगी कि इमरान खान का एतराफ़ जुर्म। कि मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ। हाय हाय यार, वैसे कमाल नहीं है थोड़ी इट इज़ इन एविडेंस दैट यू रिमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और बुशरा बीबी से पूछा हुआ है कि यही इट इज़ इन अच्छा, कौन सा सवाल है जिसपे खान साहब फंस सकते हैं? वो तो फंसने पर तो कोई किसी पर भी फंसा सकता है यार नहीं, नहीं, लीगली लेकिन तो किसी जगह सर उन्होंने तो देखिए मामला एक सगाई ऐसी देनी है, आप नाजुक जो जगह मर्जी पे करें। ये दाखिल हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। उनसे जो सवालात हैं पूछे कि अगर मैं सरसरी आपको तफसील बता दूं, उसमें ये 79 क्वेश्चंस में ज़्यादातर 35 गवाहान ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं ना, उनको हवाला दिया गया कि ये डॉक्यूमेंट उसने पेश की, ये पेश, इस पे आप क्या कहते हैं। 1 बाय 1 सारे गवाहान की हैं। ठीक है। उसमें गवाह नंबर 16 आई थिंक मोहम्मद जाहिद, वो जो है ना उसकी जो पूरी चीज़ लिखी जानी चाहिए थी वो ऐसा नहीं लिखी हुई। वो ये थी कि वो CFO है अलकादर ट्रस्ट का, जिसने ये कहा था कि इन्होंने कोई माली फ़ायदा नहीं लिया। अच्छा, ये बात है। बयान में नहीं लिखी हुई। लिखा हुआ है कि ये एविडेंस दिया है उसने, ठीक है। अच्छा। तो उसका बयान ये है कि उसने कोई, वो बयान मेरे पास है भाई साहब, कि जी माली फ़ायदा कोई नहीं लिया। मैंने आपसे गालिबन एक दिन हार्ड कॉपी में शेयर किया था, कोई माली फ़ायदा नहीं लिया, और उसके गिर्द ये सारा केस घूम रहा है कि माली फ़ायदा है या नहीं। अब जो एविडेंस में बिल्ड अप किया गया है ना पहले 2-3 सवालात में, वो ये लिखा गया है। अब केस कहाँ पे पहुंच चुका है ये ज़रा नोट कर लें आप। अब ये केस सिर्फ माली फ़ायदे का है। नायब तरामीम कहती हैं कि काबीना से मंजूर कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें माली फ़ायदा ज़ाती तौर पर लेना, ज़ाती तौर पर माली फ़ायदा लेना साबित हो तो ही नैब कार्रवाई कर सकता है। अब ये काबीना से मंजूर है तो इसके बाद रह गया खाली माली फ़ायदा। वो नैब का गवाह कह रहा है CFO के नहीं लिया, तो अब एविडेंस कैसे क्राफ्ट किया, मतलब बिल्ड किया गया ना। शुरू में उन्हें ये कह रहे हैं कि एविडेंस में ये है कि जब आपने ये ज़मीन ली सो हवा में, उस वक्त ट्रस्ट मौजूद नहीं थी, लिहाजा ये आपका ज़ाती फ़ायदा है। अच्छा, बाद में उसी ज़मीन पर ट्रस्ट बन गई। ये नैब ने उन दिनों भी कहना शुरू किया था जब अभी इस केस में अरेस्ट नहीं हुआ था। तो इमरान खान हाई कोर्ट में, हमने कहा जी नैब ये कह रहा है कि ज़मीन आपने जब ली तो ट्रस्ट थी नहीं। तो उन्होंने कहा यार पहले ज़मीन लेगी, बिल्डिंग बनाई था ना। मैं पहले बिल्डिंग में बना लेता यार, हवा में खड़ी कर दी। ठीक है, या तो होना कि उसके बाद भी उस पर नहीं बनी। तो फिर ये है, आप वो पढ़े, उसमें वो सवाल लिखा हुआ है जी कि जब आपने ज़मीन ली तब ट्रस्ट थी ही नहीं, लिहाजा ये ज़ाती फ़ायदा है। तो ट्रस्ट बाद में उसके ऊपर बन गई। अब CFO कह रहा है जी कि इसमें उनका ज़ाती फ़ायदा कोई नहीं है, ये ट्रस्ट डूब भी जाए तो ये किसी और ट्रस्ट को चली जाएगी ज़मीन। ऐसा ही उसने इतना कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दे दी नैब का गवाह बनकर। उसने कहा
कि ना तो बुशरा और इमरान ने कोई ज़ाती फ़ायदा है, ना इनको मिल सकता है, ना इनके किसी रिश्तेदार को मिल सकता है। इतना क्लियर लिखा हुआ है। इतना क्लियर कर गया वो, ठीक है। इस वक्त बयान आया था जी। अच्छा, अब उसके बाद ये माली फ़ायदे के गिर सारा घूमता है। तो स्टार्ट में उन्होंने माली फ़ायदा ये साबित करने की कोशिश की कि जब अपने ज़मीन ली तब ट्रस्ट वजूद नहीं रखती थी, ठीक है। अच्छा, फिर एक सवाल बड़ा अहम है उसमें कि जो काजी उल कुज़ा हाँ पैसा जो है गवर्नमेंट को दे गए हैं वो, तो उस पर आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है इसमें भी खान काफ़ी कुछ कहेंगे। हाँ जी, इस पे तो बनता भी है। अच्छा, फिर परवेज़ खटक साहब के कमज़ोर बयान से 2 सवाल निकाले गए, ठीक है। जो दोबारा दो- गए थे देने के लिए। हाँ, जुबैदा जलाल के सवाल से 5 सवाल, बयान से 5 सवाल निकाले गए, अच्छा, ठीक है। और ये क्वेश्चनेयर है, बाकी फिर तफ्तीशी के बयान से ज़्यादा सवाल निकाले गए, उसका पूरा सीजर मेमो की डिटेल दी गई है और इस तरह कोई 79 क्वेश्चंस बने। अच्छा नाज़रीन, ये वो सवालनामा था जो खान साहब को दिया गया है और बड़े इंटरेस्टिंग जवाब है। सबसे पहला इतराफ़ तो खान साहब को ये करना पड़ेगा, हाँ मैं वज़ीर आज़म था। ये इसी पे मेरा ख्याल है सज़ा हो जानी काफ़ी है। अगले सवालों पे बाकी 78 को छोड़ भी दें तो ये सज़ा देने के लिए काफ़ी है कि मैं एक सवाल सबसे पहला देखना चाह रहा था कि अदालत को ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये रकम लूट के कब बाहर लेके गई। हाँ। अगर ये कौमी खजाने की रकम है, अगर ये हाँ। केस है ना कि कौमी हाँ। खजाने से लूटी हुई रकम थी, बाहर पकड़ी गई, बरतानिया ने वापस भेजी और आपने मलिक रियाज को दे दी, अगर ये केस है तो पूछा जाना चाहिए था जी कब लूट के बाहर गई, कब बरतानिया की हुकूमत ने आपको वापस भेजी। हाँ, उनके साथ एग्रीमेंट कब हुआ? बरतानिया की हुकूमत ने भेजी ही नहीं, मसला ये है। वो बिल्कुल तो मलिक रियाज की उसने भेजे थे यार, वो उन्हीं के अकाउंट्स में से आए थे ना सर। मशरक बैंक की ठीक है। काजी फाइज सर ने मशरक बैंक उसकी रिपोर्ट देखी ही नहीं थी यार। काजी फायद साहब का एक मसला था, वो तो वो इसी डॉक्यूमेंट तरह पढ़ के कभी उन्होंने फैसला नहीं दिया। कागज का टुकड़ा बहुत मांगते थे ना, कागज का टुकड़ा मशरक बैंक ने पूरा दे दिया था, हाथ में गिले वो मशरक बैंक हाँ। दुबई का बैंक है यार। और इससे उसके बाद आपने जो जजमेंट दी उसे रिलेट नहीं करती। फैजाबाद धरना केस का पूरा रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं, जो चीजें इनके सामने रिकॉर्ड पे रखी गई, फैसला उससे टोटल मुतजाद था। बिल्कुल रिकॉर्ड पे रखा गया कि एजेंसी सर पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों को ये लेटर लिख चुकी थी कि खादिम रिजवी साहब धरना देने आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जजमेंट आती है वो सारी साइड पे और अपनी कहानी लिख रहे हैं जी कि फला 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 ने हाँ इसी जी। जगह। यार कम ऑन। और उसी रिपोर्ट में जो ISI से इन्होंने मंगवाई, ISI ने लिख के दिया, ये इन्होंने पूछा था कि जी ये पैसे क्यों बांटे गए, क्या हुआ। मुझे याद है मेरे पास रिपोर्ट पड़ी हुई थी, हमने ब्रेक भी की थी वो, कि जनाब ISI ने नाज़रीन लिख के दिया कि शाहिद खान अब्बासी जो वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने आर्मी चीफ उस वक्त के बाजवा साहब को बुलाया PM हाउस में इजलास में। उन्होंने कहा कि जनाब सिविल गवर्नमेंट से तो हमसे मामला तय नहीं हो रहा, आप अगर काइंडली बीच में सालिसी करवाएं तो फिर हो सकता है शायद जो है ना मुजाहिरीन उठ जाएं और मामला खून खराबे की तरफ ना जाए। वो कहते हैं क्योंकि वो मीटिंग मिनट्स उस इजलास के लगाए जिस पर बाजवा साहब को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने फिर DG ISI को कहा कि जनाब आप ये मामला सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने आगे से DGC जनरल फैज़ हमीद की ड्यूटी लगाई कि जनाब आप हमारे बिहाफ पे जाएं और जाके फैसला यार करके शायद खान अब्बासी ने ये बयान और शाहिद खान बनाया अब्बासी गया ने था, ऑन किया इस चीज़ को। हाँ, ऑन किया उसको। और ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं जी हलफ की खिलाफ वर्जी हुई, जाके कार्रवाई करो। अब पैसे जो बांटे गए ना रेंजर्स की जानिब से, वो भी शाहिद खान अब्बासी ने कहा जी हमने दिया था कि इनके पास किराया नहीं था वापस जाने का, कितने दिन से यहाँ बैठे थे कि जनाब इनको पैसे दें ताकि किराया ये जाएं यहाँ से जल्दी जगह खाली हो सके, वरना वो किराए के लिए बैठे रहेंगे तो जाएंगे कैसे। फील हो गया आपको, अपलोडिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ नाज़रीन, नेट भी बड़ा स्लो है, तो इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।